नमस्कार साथियों। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 की शुरुआत 5 अगस्त से हो रही है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हर बीएलओ के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि मतदाता से कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, किस श्रेणी से कौन सा दस्तावेज जरूरी है, महिला मतदाता के लिए क्या अलग है, यानी कि महिला मतदाता से कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं और बीएलओ से जुड़े हुए तमाम सवाल जिसका जवाब अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। मैंने मेरे चैनल पर विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम की 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथियों ने, बीएलओ साथियों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ डाउट है उनके मन में अभी भी, तो उनका समाधान करने के लिए आज की इस वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के हर सवाल का समाधान करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके जो सारा डाउट है, सारे क्वेश्चन है, वो एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप लोगों को जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है, इसको आप लोग सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सके। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम और बीएलओ से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है, उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती थे। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मैंने 2-3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि आप लोगों को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम किस प्रकार से करना है, पूरी कंप्लीट प्रक्रिया बता चुका हूँ और किस मतदाता से किस प्रकार का डॉक्यूमेंट लेना है ABCD श्रेणी के अनुसार, इसकी भी मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। और जो 2002 या फिर 2003 की जो मतदाता सूची है, उसको 2025 की मतदाता सूची से किस प्रकार से मिलान करना है और किस प्रकार से आपको पूरा सर्वे कंप्लीट करना है, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप चाहे तो इन तीनों वीडियो को देखकर समझकर आप लोग अपना जो कार्य है वो आसान बना सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बीएलओ ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका समाधान क्या है। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के भी हो। पहला क्वेश्चन है, अगर कोई महिला शादी कर आई है किसी अन्य गांव से और उसके माता पिता का नाम उस भाग की 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, मतलब उसके मायके में है, तो क्या उस महिला के प्रपत्र के साथ उस प्रूफ को लगाया जा सकता है या नहीं? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल इसका लगाया जा सकता है। यदि कोई महिला आपकी भाग संख्या में शादी होकर आ चुकी है और उनके माता पिता का नाम उनके मायके में यानी कि पीयर में 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, तो आप लोग वहां से यानी कि उसके मायके से या पीयर से उस 2002 की वोटिंग लिस्ट की फोटोकॉपी आप लोग मंगवा लीजिएगा और आप लोग उस महिला के गणना प्रपत्र के साथ में उस 2002 की वोटिंग लिस्ट की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव नमस्ते, अगर किसी मतदाता के पूरे परिवार के वोट 2009 में बने हैं और पूरा परिवार अनपढ़ है, उसके साथ में क्या दस्तावेज लगाना होगा? प्लीज रिप्लाई। यानी कि पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का नाम 2002 में जुड़े हैं, यानी कि 2002 में उनके पहचान पत्र बने हैं और पूरा परिवार ही अनपढ़ है, तो उनके साथ में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है? तो ये थोड़ी सी गंभीर समस्या है। इसके लिए आप लोग उस परिवार से जाकर मिलिए, उनसे फोन पे बात कीजिए और उनके समझाइए कि यदि आप लोगों को अपना वोटिंग लिस्ट में नाम रखना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। तो यदि मूल निवास और जाति में से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो उसका नाम वोटिंग लिस्ट में से रहेगा, हटेगा नहीं। तो ऐसे परिवारों की थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प करनी होगी ताकि उसके डॉक्यूमेंट बन सके और उनका नाम वोटिंग लिस्ट में रह सके। सर, डीओबी 1984 है और 2002 की सूची में नाम नहीं है, परंतु माता पिता का है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं? यानी कि मतदाता की जो जन्म तिथि है वो 1984 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1/7/1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है और उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में नहीं है, उनको बी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे मतदाता से आप लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेना है। यदि माता पिता का नाम 2002 की सूची में है लेकिन फिर भी बी श्रेणी के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनसे एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेना है। सर, 38 वर्ष वाला किस में आएगा, बी श्रेणी में या सी श्रेणी में? इसी प्रकार से 21 वर्ष वाला मतदाता किस श्रेणी के अंदर आएगा, सी श्रेणी में या फिर डी श्रेणी में? अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो 38 वर्ष का जो मतदाता है उसको किस श्रेणी के अंतर्गत लेना है। इसके लिए आप लोग 1/7/1987 और जो 2/12/2024 की जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है और आज की उसकी वर्तमान की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप लोग मिलान कर कंफर्म कर ले कि वो 38 से 39 साल का हो चुका है या 38 वर्ष से ऊपर का या 38 वर्ष से कम का है, तो आप लोगों को अपने हिसाब से बी या सी श्रेणी में ले सकते हैं। यदि आप लोग चाहे तो जैसे 38 साल का हो गया है, अगर वो बी श्रेणी में आप लोग ले रहे हैं तो उसको आपको एक डॉक्यूमेंट ही लेना होगा। यदि आप लोग उसको सी श्रेणी में ले रहे हैं तो फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट लेने होंगे आप लोगों को। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको काम को थोड़ा सा इजी करने के लिए बी या सी श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इनकी जो वास्तविक जन्म तिथि है उस वास्तविक जन्म तिथि के अनुसार आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि वो 38 वर्ष का हो चुका है या फिर 21 वर्ष से आगे चला गया है, तो उसको सी श्रेणी में लेना है या फिर डी श्रेणी के अंतर्गत लेना है। अगला क्वेश्चन है,
जिन मतदाता का नाम 2002 की लिस्ट में है, क्या उनके भी गणना प्रपत्र के साथ में 2002 की लिस्ट के पेज का प्रिंट लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। जिन मतदाता का नाम 2002 की सूची में है, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना है और 2002 की लिस्ट की फोटोकॉपी भी गणना प्रपत्र के साथ में नहीं लगाना है। उनसे सिर्फ गणना प्रपत्र ही आप लोगों को लेना है। सर, 2002 और 2025 की मतदाता सूची में हिंदी के जो नाम है उसमें अक्षरों के अंदर फर्क है, तो क्या करना है? बिल्कुल, 2002 में जो टाइपिंग होती थी वो काफी मुश्किल टाइपिंग होती थी, तो बहुत सारे आप लोगों को उसमें नाम के अंदर, है ना, माता पिता के नाम के अंदर कुछ गलती मिल सकती है, लेकिन 2025 में अब वो सुधर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना है कि 2002 की और 2025 की जो नाम है उस नामों को आप लोग एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, और बेस्ट है कि आप लोग उसके एपिक नंबर भी मिला लीजिएगा। तो जब एपिक नंबर मिल जाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये मतदाता वही है। फिर भी यदि एपिक नंबर अलग अलग हो चुके हैं तो आप लोग उस मतदाता के घर पर जाइए या फिर उस मतदाता के आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ कीजिए, क्या ये वास्तव में ये नाम है और इसका अब 2025 में ये नाम है, तो क्या ये वही मतदाता है या फिर कोई दूसरा मतदाता है? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पूछताछ करके इसको कंफर्म करना होगा। 1995 की वोटर कार्ड का संशोधन करने पर क्या एपिक नंबर पूरी तरह से बदल जाता है? कृपया करके बताइए सर। बिल्कुल बदल जाते हैं। कई कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ संशोधन करवाते हैं, नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, तो नई सीरीज अलॉट हो जाती है, नए उसके एपिक नंबर जारी हो जाते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि 1995 में उसके एपिक नंबर कुछ और थे और 2025 में उसके कुछ एपिक नंबर कुछ और है। एपिक नंबर सेम है और नाम और रिलेटिव नाम में चेंज हो गया है, तो क्या करना है? जब एपिक नंबर सेम है इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो मतदाता है वो 2002 वाला जो मतदाता है और 2025 वाला जो मतदाता है वो एक ही मतदाता है। अब नाम और रिलेटिव नेम चेंज हो सकते हैं क्योंकि 2002 में जो नाम हम लोग लिखते थे, जो लिस्ट बनती थी, वो घर के नाम से भी लिस्ट बना देते थे और उसके बाद में उन मतदाता ने अपना नाम और रिलेटिव का नाम है वो संशोधन करवा सकते हैं और करवा लिया भी होगा, लेकिन एपिक नंबर सेम है तो आप लोगों को उसको वही मतदाता मानना है। एपिक नंबर का मिलान जरूरी है क्या सर जी? दोनों मतदाता सूची में, मेरी सूची में कुछ मतदाता का मिलान नहीं हो रहा है। एपिक नंबर का मिलान करना जरूरी तो है, लेकिन 2002 और 2025 की जो मतदाता सूची है उसमें यदि एपिक नंबर का मिलान नहीं हो रहा है तो आप लोगों को नाम और पिता का नाम या फिर पति के नाम से आप लोगों को कंफर्म करना होगा, और ज्यादा कंफर्म करने के लिए आप लोग उस मतदाता से घर पर जाकर मिल सकते हैं। श्रेणी सी और डी, महिला मतदाता के माता पिता का नाम 2002 या फिर 2003 में नाम दर्ज है और अब वे ससुराल में है, तो ऐसे मतदाता के साथ में माता पिता का पीहर से लाकर देना होगा। वह जिस पृष्ठ पर उनका नाम है, माता पिता का नाम, क्या वो पृष्ठ की फोटोकॉपी उस महिला मतदाता के गणना प्रपत्र के साथ में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सी श्रेणी और डी श्रेणी के अंतर्गत जो महिला मतदाता है और उस महिला मतदाता के माता पिता का नाम 2002 या फिर 2003 की लिस्ट में है और वो जो महिला मतदाता है वो उसके पीयर से वो डॉक्यूमेंट लाकर आप लोगों को देगी, यानी कि 2002-2003 की जो सूची है उसकी फोटोकॉपी आप लोगों को देगी। आप लोग उस महिला मतदाता के गणना प्रपत्र के साथ में उस फोटोकॉपी को लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, जिसका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में तो है पर एपिक नंबर गलत है, जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है पर एपिक नंबर नहीं है, उनका क्या करना है? अब देखिए, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में तो है पर एपिक नंबर गलत है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एपिक नंबर गलत है, तो आप लोग नाम और पिता के नाम से कंफर्म कर सकते हैं। और जिनका 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम है पर एपिक नंबर ही नहीं है, आप लोगों को कुछ ऐसे मतदाता भी मिलेंगे जिनकी एपिक नंबर नहीं है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को वही माता और पिता या फिर खुद के नाम से 2025 की जो वोटिंग लिस्ट है उससे मिलान करना होगा, और ज्यादा कंफर्म करने के लिए आप लोग उस मतदाता से भी मिल सकते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो मतदाता का नाम होता है उसके ऊपर और नीचे उसकी फैमिली के नाम ही होते हैं, तो इससे भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, ये तो इस फैमिली का है। और जो 2025 की लिस्ट में है उसमें भी उसके आसपास में उसके फैमिली के मेंबर ही होते हैं, तो उस फैमिली मेंबर से भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, चाहे वो एपिक नंबर गलत हो चाहे नाम गलत हो। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 2002 और 2025 वाला जो मतदाता है वो एक ही मतदाता है। जिनका एपिक नंबर चेंज हो गया है उनका मिलान कैसे होगा? तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जिसके एपिक नंबर चेंज हो चुके हैं उनका आप लोगों को नाम और माता पिता के नाम से आप लोगों को पता करना होगा। जन्म तिथि की गणना किस प्रकार से करें? देखिए, जन्म तिथि की गणना मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। 1/7/1987 और जो 2/12/2004 की जो ये दो डेट दे रखी है, उस डेट के अनुसार आप लोग वर्तमान की, आप चाहो तो 1 जुलाई की ले सकते हैं। 1 जुलाई 2025 आधार तिथि मानते हुए आप लोगों को मतदाता की जो गणना है, यानी कि जो जन्म तिथि की गणना है, वो आप लोग कर सकते हैं। एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि एक भी मतदाता नहीं छूटे,
और दूसरी तरफ कहता है कि ये डॉक्यूमेंट लेने हैं जो अधिकतर के पास नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारों के पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा काम ये है कि आप लोगों को मतदाता को समझाना है, उनकी मदद करना है और इस प्रक्रिया को थोड़ा-सा आसान बनाना है। अगर हम लोग थोड़ी-सी मेहनत करेंगे तो उस मतदाता के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और नहीं है तो उस मतदाता से आप लोगों को बनवाना है। सर, माता-पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, दूसरी विधानसभा में था, तो वो वोटर लिस्ट लगा सकते हैं क्या वेरीफाई के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं कि 2002 के अंदर वो दूसरी विधानसभा में था, अब 2002 में आपकी विधानसभा में आ चुका है। तो जो पहले 2002 की विधानसभा की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जिस पेज पे ऊपर उसके माता-पिता का नाम है, उसकी फोटोकॉपी आप लोग आपके भाग संख्या के जो मतदाता हैं, उस मतदाता के गणना प्रपत्र के साथ में लगा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत सा काम आसान हो गया है। धन्यवाद। ये बीएलओ साथी का कमेंट है जिसको वीडियो काफी अच्छी लगी थी। न्यूमरेशन फॉर्म कुछ वोटर हिंदी में भरेंगे और कुछ इंग्लिश में भरेंगे। अब बीएलओ जब फॉर्म अपलोड करेंगे तो बीएलओ ऐप में कौन सी भाषा में कर अपलोड करेंगे, तो दोनों ही भाषा आप लोगों के बीएलओ ऐप में मिल जाएगी। अगर आप लोग इंग्लिश में भरना चाहते हो इंग्लिश में भर सकते हैं, हिंदी में भरना चाहते हो हिंदी में भी भर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटर होगा कि इंग्लिश में भरें। थैंक यू फॉर सच इन्फॉर्मेशन सर। तो ये भी बीएलओ ने कमेंट किया था, उसको भी ये वीडियो काफी अच्छी लगी थी, तो थैंक यू सर। सर जी, 2002 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है लेकिन उसमें मेरे फादर का नाम गोपाल है और 2025 की वोटर लिस्ट में मेरे फादर का नाम राकेश है और मेरी 10th की मार्कशीट में भी राकेश ही है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो गणना प्रपत्र के साथ में जो 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसका जो पेज है वो आप लोग लगा सकते हैं। अब आपने फादर्स का नाम करेक्शन करवा लिया है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 2002 की वोटर लिस्ट में जिस पेज पे आपके माता पिता का नाम है उस पेज की फोटोकॉपी आप लोग गणना प्रपत्र के साथ में लगा सकते हैं। मतदाता की फोटो लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। आप लोगों को मतदाता की एक पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर उस गणना प्रपत्र पर आप लोगों को चिपकानी है। सर जी, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो चुका है यानी कि एक्सपायर हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और किसी लड़की की शादी हो गई है, तो उसका क्या करे? उसकी फैमिली को फॉर्म दे या नहीं, और दे दे तो क्या करे? प्लीज सर बताइए। अब जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में जो गणना प्रपत्र है उनके परिवार वालों को नहीं देना है। उस गणना प्रपत्र आपको टिप्पणी लिखनी है कि इस मतदाता की मृत्यु हो चुकी है। अब यदि लड़की शादी होकर ससुराल चली गई है और अभी भी 2025 की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप लोगों को उस लड़की का जो गणना प्रपत्र है उनके परिवार वालों को नहीं देना है। इस पर भी आपको टिप्पणी करनी है कि लड़की की शादी हो चुकी है, यानी कि अब वो शिफ्ट हो चुकी है और उसका नाम अब वहां पर जुड़ गया होगा। अगर नहीं जुड़ा है तो आप लोगों को मतदाता से कहना है कि उसका नाम अब आप लोगों को वहां पर जुड़वा दे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आप लोगों को ये दोनों जो नाम है वो डिलीट होने योग्य है। सर जी, जैसे कि माता पिता दोनों या इसमें से एक नहीं है, मौत हो चुकी है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट कौन से ले या नहीं ले? मौत हो चुकी लोगों के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं क्या? प्लीज बताइए सर। अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई मतदाता है जिसके माता पिता या दोनों में से किसी की एक्सपायर हो चुकी है, दो मृत्यु हो चुकी है और उनका नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, तो आप लोगों को सीधा सा सिंपल से उस मतदाता से एक डॉक्यूमेंट लेना है और 2002 की वोटिंग लिस्ट का उस पेज की फोटोकॉपी साथ में लगा देना है। अब यदि 2002 की वोटिंग लिस्ट में उनके माता पिता का नाम नहीं है और वो दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं, तो आप लोग उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, यानी कि माता पिता के डॉक्यूमेंट उस मतदाता के गणना प्रपत्र के साथ में लगा सकते हैं। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग उस मतदाता के गणना प्रपत्र के साथ में लगा सकते हैं, चाहे माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो। जैसे कोई व्यक्ति बाहर रहता है या जॉब करते हैं तो उनका ऑनलाइन ही करवाना होगा। अगर वो ना कर पाए ऑनलाइन तो क्या करे? अब देखिए, आप लोगों की भाग संख्या में ऐसे बहुत सारे मतदाता हो सकते हैं जो जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं। तो पहले तो ये कोशिश कीजिए कि आप लोगों को जो इमिग्रेशन फॉर्म है वो उनसे कह दीजिएगा कि ऑनलाइन ही भरना है। यदि उनसे नहीं भरना आ रहा है तो वो अपने आसपास के ई मित्र की दुकान पर जाकर इमिग्रेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस प्रक्रिया को किस प्रकार से इजी बना सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इलीगल है, ये मेरी राय दे रहा हूँ। आप लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यदि वो वहां पर व्यक्ति उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो आप लोग भी उसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोग व्हाट्सएप पे मंगवा लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और आप लोग उस मतदाता के गणना प्रपत्र के साथ में लगा सकते हैं। लेकिन बेटर है कि उस व्यक्ति से जो गणना प्रपत्र है वो आप लोगों को उस मतदाता से ही भरवाना है, चाहे वो इमित्र से भरा है या फिर खुद भरे या फिर उसका कोई भी रिश्तेदार उस फॉर्म को भर सकता है। तो ये आप लोग अपनी स्थिति के अनुसार उसको देख सकते हैं। गुरुजी, अगर जिसका 2003 की सूची में वोट देने की एज नहीं हुई थी पर उसका 2025 की सूची में
आया है यानी कि नाम आया है, तो वो क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 2002 या फिर 2003 की सूची में उसका नाम नहीं है, तो 2025 की सूची में उसका नाम है, सी और डी श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसके 3 डॉक्यूमेंट लेने हैं। और उसके माता पिता का नाम अगर 2002 या 2003 की लिस्ट में है, तो उस मतदाता की वोटिंग लिस्ट की फोटोकॉपी उस गणना प्रपत्र के साथ में लगानी है। तो सभी बीएलओ साथी, ये कुछ मेन क्वेश्चन थे जो सभी बीएलओ की समस्या हो सकता है आपकी भी समस्या हो, मेरी भी समस्या हो। तो इसके जवाब देने की मैंने कोशिश इस वीडियो में की है। यदि और भी कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपने आसपास के जो बीएलओ साथी है उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। आपके अपने चुनाव शाखा से भी कंफर्म कर सकते हैं, ताकि जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है वो इजी से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ शेयर कीजिएगा, अपने जो बीएलओ का ग्रुप बना हुआ उसमें शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी कुछ समस्या हो तो उन समस्या का भी समाधान हो सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम और बीएलओ ऐप से संबंधित जो भी आगे ऑनलाइन अपडेट आती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।